इंडिया की जानिब से खबर आई है कि नाइजीरिया में इंडिया जो है वो 14 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। आप इसके पीछे क्या बैकग्राउंड आखिर समझते हैं कि क्या आपको लगता है कि वाकई में इंडिया हमारा दुश्मन है? नहीं, मैं नहीं मानता। क्या हम आपको अपने लगता है इंडिया हमारा दुश्मन दुश्मन है? हाँ जी, हमारा दुश्मन है। हाँ जी, ये कह रहे हैं जी, हम अपने दुश्मन। वो तो पीछे रह गए ना, वो था। सर अंग्रेज दवाई बनाकर वो जानमी है जो अच्छी दवाई बनाते हैं, हम डुप्लीकेट दवाई बनाकर आवाम को मारकर फिर भी हम कहते हैं जन्नत के ठेकेदार हैं हम। पहली तो बात यह है कि ये जो मेडिसिन का शोबा है ना, मुसलमानों का है। इन्हें लोगों का भुरकस निकाल कर रख दिया है। अशिया खुरनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लोग वहां से पढ़ के तरक्की कर रहे हैं। आप हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आपके सारे के सारे ब्यूरोक्रेट करप्शन क्यों कर रहे हैं? उसमें आसिम मुनीर का कसूर है। कि आखिर क्या इसके पीछे सर्कमस्टांसेस है जो इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद जो है वो ना सिर्फ उसने अपने मुल्क में अपनी कंट्री को जो है कंट्री की इकोनॉमी को बेहतर किया। 5वीं बड़ी सुपर पावर है इंडिया और आने वाले टाइम में रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, आर्टिकल्स ये कह रही हैं, प्रेडिक्शंस ये कह रही हैं और स्कॉलर्स की थिंक टैंकर्स की प्रेडिक्शन भी यही कह रही है कि इंडिया आने वाले टाइम में 3rd रैंक पर स्टैंड करेगा और चाइना और जापान को चाइना कह रही हूँ, जर्मनी और जापान को बीट कर देगा। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अब इंडिया अपनी कंट्री की को मतलब खूबसूरत तरीके से आगे लेकर जाते-जाते दूसरी कंट्रीज़ को भी सपोर्ट कर रहा है। 14 बिलियन डॉलर्स एक बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट है जो कि नाइजीरिया में करना चाह रहा है। आखिर किन-किन फ़ील्ड्स पर इंडिया जो है 14 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेगा नाइजीरिया में और क्या-क्या इसका पूरा बैकग्राउंड हमारे व्यूअर्स को बताइएगा? देखिए, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्राइवेट इंडिविजुअल की इन्वेस्टमेंट है। डिफेंस सेक्टर में है, स्टील के सेक्टर में है और भी कई सेक्टर्स में है। जैसे मित्तल ने 700 मिलियन डिफेंस सेक्टर के लिए दिया है कि नाइजीरिया खुद से सेल्फ सस्टेन हो सके अपने उसमें। कुछ लोग उनके जो ऑयल है, मिनरल है, इस तरीके के डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इस समय नाइजीरिया जो है वो इकोनॉमिकली अच्छे दौर से नहीं गुजर रहा है, बट इट हैज़ अ पोटेंशियल टू ग्रो। और अगर जो बिजनेसमैन है उनको लगता है कि हाँ इसमें यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाना चाहिए तो वो इन्वेस्ट बिल्कुल करना चाहिए। और एक इंडियंस का देखिए ना, मार्केट में एक क्रेडिबिलिटी है। इंडियंस जब बिजनेस करते हैं तो वो काफ़ी जिसे कह लीजिए प्रोप्राइटरशिप उनकी बहुत हाई होती है। बिजनेस स्टैंडर्ड्स और एथिक्स को वो बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं। ज़्यादा वहाँ पे आप उनको गलत कामों में नहीं पाएंगे। तो देयर इज अ गुडविल अबाउट इंडिया। आप अमेरिका में देख लें, जितने सारे जो इनिशिएशंस लिए गए हैं या जो स्टार्टअप जितने इंडियंस के हैं उतने तो किसी के नहीं है। तो इट्स अ गुड थिंग कि इंडियन जो इंक है उसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन इंक, यानी इंडियन कंपनीज जो हैं, if they think that time has come, they should go out and find out or trace other avenues of money making, helping other societies, other economies, then why not? और ये तो अच्छी खबर है। अभी तो ये प्लेज है, देखिए हाउ मच मनी और हाउ मच बिजनेस इट कन्वर्ट्स या ट्रांसलेट्स इनटू एक्शन। तो फिर उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। बट इट्स अ वेलकम न्यूज़ दैट इंडियन जो है या इंडियन बिजनेसमैन जो हैं वो दे आर गोइंग इवन इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे जाके वो इन्वेस्ट करें। इट्स अ गुड न्यूज़। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि नाइजीरिया की जो कंडीशन है कंट्री की वो इतनी अच्छी नहीं है, तो मतलब कोई भी इन्वेस्टर हो जिस कंट्री की इकोनॉमी पावर अच्छी हो या उस मुल्क के हालात अच्छे हों, तो लोग उधर ही इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। तो आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है कि इंडिया जो है उस कंट्री को प्रेफर ज़्यादा कर रहा है जिस कंट्री के हालात इतने अच्छे नहीं हैं? क्यों, इसके पीछे आखिर क्या रीज़न है? देखिए, वो तो अब ये तो इंडिया नहीं कर रहा है ना, स्टेट तो कर नहीं रहा, इंडिविजुअल्स हैं वो, आप इसको समझें। वो तो बिजनेस हाउसेज है, उनको वहाँ बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दिखी होगी। देखिए, जो अगर देश अच्छा नहीं कर रहा है, अगर वहाँ रिस्क है, तो वहाँ पे जो रेट ऑफ रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और आप एक समझ लीजिए ऑन अ हायर एंड मोर फेवरेबल टर्म आप बिजनेस कर सकते हैं। स्टेट के साथ आप ज़्यादा अच्छे से नेगोशिएट कर सकते हैं। यू कैन हैव बेटर डील इन डूइंग बिजनेस। तो कोई ज़रूरी नहीं, जब अगर एक कंट्री बहुत हाईली समझ लीजिए स्टेबल कंट्री है, इकोनॉमिकली फ्लरिश कंट्री है, तो वहाँ पे अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको कोई बहुत ज़्यादा बिजनेस हेल्प नहीं मिलने वाली है, या बिजनेस के जो
एडवांटेजेस हैं वो नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन आप अगर किसी मतलब कमजोर कंट्री में लगाते हैं तो फिर दे टेंड टू पे मोर and they tend to give you more offers. I mean, government tend to give you more offers because आप वहाँ जॉब क्रिएट करेंगे, आप वहाँ स्किल्स ले जाएंगे, प्लस आप वहाँ पे फॉरेन करेंसी ले जाएंगे। तो यस, इट हैज अ लॉट ऑफ एडवांटेज टू इन्वेस्ट इन। हमारा बाइकआउट क्यों? हमारे पास अभी तक एक भी बाहर से, जो बाइडेन पहले आते थे, लेकिन जब से वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने एक दफ़ा भी पाकिस्तान नहीं विजिट किया। अभी मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे 6 घंटे के लिए, लेकिन 3 दिन के लिए वो इंडिया चले गए, नहीं आए। भाई देखिए, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का ठेका तो नहीं उठा रखा, अपने मफाद की जंग है। जिस कंट्री को अपना मफाद नज़र आता है वो अपना सौदा करता है। इंडिया इस टाइम जो एशिया से भी आगे पूरी दुनिया के लिए एक चांद बन गया है। चांद पे जाने के बाद, उसका लैंडिंग के बाद आप देखिए उसकी वो हर चीज़ का एक जो ग्रो है वो ज़्यादा हो गई है। हमसे ज़्यादा उसकी हमें तो पहले ही थी, करेंसी भी आगे, उसका एक्सपोजर भी आगे, आईटी में भी आगे, पूरी दुनिया में मतलब लेकिन इसके बाद ये जो अब सऊदी अरब हुआ और ये अमेरिका हुआ, इसराइल हुआ, रशिया हुआ, ये उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन सोच का मकाम ये है कि हमारे सियासतदान, हमारी आर्मी, हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ सियासत है वो क्या करेंगे। वो उनको चाहिए, अब ये सोच लम्बी फिक्री उनके लिए है कि वो इस मुल्क के लिए क्या करेंगे। ये मुल्क तो बिल्कुल ही पीछे हो गया है, और सौतेले बेटे से भी नीचे की बात हो गई है इसकी। तो इसको तो खुद समझना चाहिए ना कि ये अपने जो अपनी मुल्क की माशी हालात हैं उनमें क्या स्टेबिलिटी लाते हैं, दूसरे मामलों में क्या लाते हैं, ये तो इनको चाहिए ना। यहाँ पर किसका कसूर है उसमें? मैं ये एज बहसीत कौम आपसे पूछना चाहता हूं, उसमें फौज का कसूर है? सर ये सभी रिस्पॉन्सिबल है ना, किसी को भी अलग नहीं किया जा सकता। आरजू, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि कसूर एज ए कौम को सोच बदलनी पड़ेगी, बहसीत कौम। अच्छा, दूसरी मैं सोचता हूं, बता फौजी कौन है? पाकिस्तानी है ना, जर्मन थोड़ी है। हमारे रिश्तेदार है, हमारे भाई हैं, हमारे कजन है, सारे बाहर से आए हैं। वो पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं सोचते? मैं हमेशा एक बात पे चीखता हूं, आज बता रहा हूं आपको बात। अभी जो मैंने आपको बताया है, जजेस जो हैं 17 जजेस सुप्रीम कोर्ट के, उनके प्राइवेट रेजिडेंसेस लाहौर और कराची के अंदर उन पे 21 करोड़ रुपए का खर्चा, 20 करोड़ 36 लाख का खर्चा आता है। इन सब की फाइलें बनाई जाती हैं, हर जज की, हर बंदे की फाइल बना, लेकिन वो फाइलें पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं खुलती? उनको दबा के रख लिया जाता है ब्लैकमेल करने के लिए। क्या वजह है? वो फौज ने सिखाना है आपको। FIA फौज का हिस्सा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो फौज का हिस्सा है, आपका रेलवे फौज का हिस्सा है, आपकी PIA फौज का हिस्सा है। हर डिपार्टमेंट फेल है, उसमें फौज का कसूर तो नहीं ना। लेकिन सर फौजी घुसे हुए तो है ना सर, हर जगह पे फौजी लगे हुए। आई डेफिनेटली एग्री विद यू, लेकिन कौम को बहसीते कौम बनना पड़ेगा। मैं एक और बात, फौज को तो छोड़ दें, मैं इस पे डिबेट करने के लिए तैयार हूं कि आपने पाकिस्तान ही नहीं बनाया 1947 में, आपने धोखा दिया लोगों को। उस वक्त तो फौज थी नहीं, उसमें तो फौज थी नहीं। मैं सदर अयूब का कैरेक्टर डिस्कस करना चाहूंगा बिफोर पार्टीशन, जब उनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि मुसलमानों को सेफ तरीके से पाकिस्तान उनको लाया जाए, तो वो क्या कर रहे थे इंडिया के अंदर बैठ के उस वक्त। मैं वो फाइल डिस्कस करना चाहता हूं जो सदर अयूब के ऊपर कायद-ए-आज़म इंटरेस्टेड नहीं थे कि उनको प्रमोट ना किया जाए। उस वक्त तो फौज नहीं थी, उस वक्त तो आसिम मुनीर नहीं थे। वो सदर अयूब ने जो एक फाउंडेशन बुनियाद रखी इस इंस्टीट्यूशन को करप्ट करने के लिए, किस तरीके से गौर अयूब साहब आगे आए और जो कुछ वो करते रहे अपने सुसर के साथ मिलके, जो आपकी जो एक ऑटो कंपनी थी उसको बाय किया गया। आज उनका लड़का उमर अयूब जो है वो जमहूरियत का सबसे बड़ा ठेकेदार है वो। लेकिन आरजू देखें, इस चीज में से निकलने के लिए आपको बहसीत कौम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट करनी होंगी अपनी।